चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं करंट अफेयर के अगले पार्ट पे। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एक सीरीज लेके चलूंगा करंट अफेयर का, और ये जो सीरीज होगा वो आने वाली जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे मेंस चल रहे हैं, कई जगह इंटरव्यू चल रहे हैं, कई जगह प्रीलिम्स होने वाले हैं। तो उन सभी के हिसाब से मैं इस करंट अफेयर को लेकर सीरीज को चल रहा हूँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं करंट अफेयर पे ही। तो उसके पहले थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ, फिर आप क्लास को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है। तो ये है लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही यूट्यूब का चैनल है। ठीक है। क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी विद अस, जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, चाहे क्वालिटी कंटेंट है, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, सभी को पता भी है। और भी देखिए इसके बारे में। तभी सबसे लोग समय पे आए। टाइम हो गया है, सभी लोग समय पे आइए। टाइम हो गया है, जल्द से जल्द आइए सभी के सभी। ठीक है। अनअकैडमी के बारे में और भी देख लीजिए कि अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो डेली लाइव क्लास मिलेगा। लाइव क्लास का मतलब होता है सीधा प्रसारण, सिंपल भाषा में। सीधा प्रसारण का मतलब ये होता है कि टू वे कम्युनिकेशन होगा। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब ये होगा कि जो पढ़ाऊंगा, अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछता ही रहता हूँ आप लोगों से। स्ट्रक्चर कोर्सेज होंगे, जो कोर्स होंगे आपके स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास चलेगा। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री चलेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी चलेगा, पॉलिटी है तो पॉलिटी चलेगा, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स, मतलब जैसे ऑफलाइन क्लास चलता था ना, वैसे ही समझिए आपका ऑनलाइन क्लास चलेगा। ठीक है। लाइव टेस्ट और क्विज मिलेगा। लाइव टेस्ट और क्विज का बेनिफिट क्या होता है? टेस्ट और क्विज देके अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं कि वाकई में आपकी तैयारी चल कैसी रही है। तो टेस्ट दीजिए, क्विज दीजिए और अपनी क्वेरी को दूर कीजिए। और अनलिमिटेड एक्सेस है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या हुआ कि सपोज दैट अगर लाइव क्लास नहीं भी कर पाते हैं तो वो जो लाइव क्लास होगा आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा, और आप कितनी बार भी चाहे उसको अनलिमिटेड एक्सेस के साथ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सारी बेनिफिट मिलेंगे आपको। ये अनअकैडमी का ऐप है जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग डाउनलोड ना किए हो वो डाउनलोड कर लें। ठीक है। ये मेरे बारे में है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, और मैं आप लोग से हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पे बात करूंगा। फिलहाल अभी करंट अफेयर का सीजन लेके चल रहा हूँ। आने वाले समय में मैं बहुत जल्दी मॉडर्न हिस्ट्री फिर से चालू करने वाला हूँ, वो अनअकैडमी के स्पेशल क्लास भी स्टार्ट होगा। ठीक है। तो ये करंट अफेयर का भी चल रहा है। ये अनअकैडमी का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। जल्द से जल्द सभी लोग आइए, टाइम हो गया है। इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर हैं वो अनअकैडमी पे इस समय जुड़े हुए हैं। जितने भी टॉप एजुकेटर हर फील्ड के हैं, क्योंकि मैं यूपीएससी सीएससी की ही बात करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूपीएससी सीएससी को ही डील करता हूँ। ठीक है। तो एक्सेस टू इंडिया बेस्ट एजुकेटर जैसे सब्सक्रिप्शन अब जिस किसी भी टॉप एजुकेटर से क्लास ले सकते हैं। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी से पढ़िए, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। मुझसे भी पढ़िए, आप जिससे जितने भी टॉपर्स दिखाई दे किसी से भी क्लास ले सकते हैं आप। ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं, जैसे दो तरह के प्लान है, एक होता है प्लस का प्लान और दूसरा होता है आइकॉनिक का प्लान। प्लस के प्लान के बारे में हम बात करते हैं। 1 महीने का भी है, 3 महीने का है, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का। ठीक है। 1 ईयर का जो चार्जेज है ना, 49,500 है यहाँ पे। अनअकैडमी का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन चार्ज 49,500 है। ये कोड है PJ01, इस कोड का यूज करेंगे 10% डिस्काउंट हो जाएगा। और आफ्टर 10% डिस्काउंट ओनली पे 44,550 रुपये आपको पे करना होगा। ठीक है। और मेरा मानना है कि यूपीएससी की तैयारी में एटलीस्ट 1.5 से 2 साल तो लगते ही लगते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 ईयर का लेते हैं, 2 ईयर का लेते हैं, या आप कैसी पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि आपको सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी, लेकिन पढ़ना आपको है। ठीक है। अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, इंस्ट्रक्टर शेड्यूल मिलेगा। ठीक है। तो ये सारा बेनिफिट मिलेगा आपको प्लस प्लान पे। दूसरा जो है प्लान है आइकॉनिक का प्लान है, वो है 1 ईयर का, 2 ईयर का और 3 ईयर का। इसका 1 ईयर का चार्ज है 69,500 है। ये प्लस से थोड़ा डिफरेंट है। आइकॉनिक का आपका सेम कोड है PJ01, यूज कीजिए 10% डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट के बाद ओनली पे आपको 62,550 पे करना होगा। इसमें ये देखिए क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। ये चारों चीजें तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, स्ट्रक्चर शेड्यूल है। इसके साथ आपको पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपको गाइड करेंगे। डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेंगे, और पर्सनली आप लोग को फीडबैक दिया जाएगा। तो ये जो प्लान है आइकॉनिक का प्लान है, इसमें पर्सनल कोच होता है जो पर्सनली गाइड करेंगे आपको, पर्सनली आपको समझाएंगे। डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जो प्रीलिम्स का पेपर होता है सिर्फ छटनी का पेपर होता है, असली लड़ाई मेंस की होती है। ठीक है। स्टडी प्लानर होंगे जो आपके पूरे डिटेल को बताएंगे, प्लान करेंगे पढ़ाई की, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और आपके घर वालों को फीडबैक भी दिया जाएगा, आपको भी दिया जाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा। और ये कोड है, इस कोड का कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। और ये है ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन, वैकल्पिक विषय का चयन।
तो वैकल्पिक विषय जो है 1 महीने का भी है, 6 महीने का है, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का है। जो 1 मंथ का है 27,500 है, सॉरी 1 ईयर का है जो 27,500 का है। कोड सेम यूज करेंगे, पीछे जरूर 10% डिस्काउंट, और 10% तुरंत डिस्काउंट हो जाता है। और देखिए पे करना है सिर्फ आपको 24,750। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और आपको पता है ना, अनअकैडमी ने कॉम्बैट स्टार्ट किया है, ऑल ओवर इंडिया लेवल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन ना करें, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो कर चुके हैं वो तो ठीक है, तो अपना पेपर देते रहें। जो ना किए हो, ऑल ओवर इंडिया रैंक पे ये रैंकिंग होगी इसकी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ओपन है इसका, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं अपने आप को। और जब इनरोल करेंगे तो कोई कोड पूछेगा, PJ01 कोड का भी यूज किया जा सकता है, कर भी सकते हैं, उसमें किया जा सकता है। और तो और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो अपने टेस्ट देते रहिए, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ही आपकी रैंकिंग पता चलती है। यूपीएससी का पेपर ऑल संघ लोक सेवा आयोग है ना वो, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ही तो पेपर होगा। तो आप अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहते हैं, जो आप पढ़ते हैं, तो टेस्ट दीजिए, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अपनी रैंकिंग को पता कीजिए। ठीक है, तो मैंने कॉम्बैट चालू किया, जैसे मैंने कहा कि द मोस्ट कॉम्पिटेटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीसीएल बैटलियन हियर है। तो युद्ध में आइए, और युद्ध में आएंगे तभी तो पता चलेगा कि वाकई में रणनीति क्या है आपकी पढ़ाई की। 45 मिनट का टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चंस होंगे आपके, 13 कॉम्बैट होंगे, 6 सेक्शन होगा, रिलेटिव स्कोरिंग होगा, और 4 नाइट कंसिस्ट होगा, अल्टरनेट संडे को होगा। ठीक है, तो हर अल्टरनेट संडे को होगा। जैसे इस ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 3 जनवरी को हुआ है, तो आई थिंक कि 10 को ऑफ रहेगा। ठीक है, अब अगला जो होता है शायद 17 जनवरी ही पड़ेगा अल्टरनेट संडे के हिसाब से। तो देखिएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिए और इसका एंजॉय कीजिए। और दूसरी और भी बातें जानिए, लेटेस्ट क्रैक इट करते हैं ना, 2021 आ गया है, तो 21 में 21 वाला खेलना है कि नहीं खेलना है। तो प्रीलिम्स जिसको देना है, क्योंकि आपके पहले वाले भी लगे हुए हैं, तो लेटेस्ट क्रैक इट करते हैं। समय अभी भी है, बचा हुआ है, और ईमानदारी से करेंगे तो 100% सफलता मिलेगी। तो 6 महीने का रिमेनिंग बचा हुआ है, आपको पता ही है जून में पेपर है, 11 जून को, यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए। ठीक है, अभी से लग जाइए, जो लोग लगे हैं वो तो उनको तो कुछ कहना ही नहीं है। बाकी जो नहीं लगे हैं वो सीरियस हो जाए, समय आ गया है बेटा। और 28 दिसंबर से देखिए बहुत सारे बैच स्टार्ट भी हो गए हैं यूपीएससी सीएससी 2021 को लेके। तो यहाँ पे देखिए 6 महीने का बैच है प्रीलिम्स 2021 के लिए। यहाँ पे भी देखिए मिशन 2021 के नाम से ना है, 2021 के नाम से है। इसमें सिलेबस कवरेज होगा, टॉप एजुकेटर होंगे, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, एनालिसिस भी उसका किया जाएगा, पीडीएफ भी दिया जाएगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियर किया जाएगा, और इंटरव्यू का प्रिपरेशन, मतलब सब कुछ होगा इसमें। तो ये पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच है, देख लीजिए। और भी अगर किसी को 21 में देना हो, या 22 में देना हो, या 23 में देना हो, या देखिए आपके सामने सब कुछ है, तो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 21 में देना है तो 21 में देना है जिसको, तो बैच ज्वाइन करें। 22 में जिसको देना हो या 23 में देना हो, तो अपने हिसाब से बहुत सारे बैचेज स्टार्ट होंगे, किसी में भी इनरोल करा सकते हैं। और इनरोल के समय अगर कोड पूछेगा तो आप PJ01 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा जो इन्फॉर्मेशन देना था, वो बता दिया। अब मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। आपने मलाला यूसुफजई का, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? क्योंकि अब मैं सीरियस होके और अच्छे से पढ़ाया जाएगा आप लोग को। ठीक है, मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की नागरिक थे, आपको पता, सब पता होगा। इनके ऊपर अटैक भी हुआ था। और मलाला यूसुफजई किसी नाम की मोहताज तो है नहीं। एक कम उम्र में ही इस बच्ची ने वो करके दिखाया जो दुनिया के लिए एक मिसाल बने। और अमेरिका में मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया गया है, अमेरिका में किया गया है। और इन्हीं के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, मलाला यूसुफजई के बारे में। ठीक है, कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों पारित किया गया। कई सारे अवार्ड से सम्मानित हुई है मलाला यूसुफजई, और इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और बीच में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, जैसे कि मेरी आदत है पूछने की, और बाकी सब बताऊंगा। तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है। किसने किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। तो अमेरिका की बात आई है, तो बताइए कि अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? क्योंकि वहां पे सत्ता परिवर्तन हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की विदाई हो चुकी है और नए राष्ट्रपति आ चुके हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि अमेरिका में इस समय वर्तमान में किस पार्टी से है? पहले तो ये बताइए मुझे, क्योंकि पेपर में ये सब क्वेश्चंस आते हैं। मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, पेपर उठा के प्रीवियस देखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब बने थे उस समय राष्ट्रपति, तो ये क्वेश्चन में ये पूछा था कि वो किस पार्टी से है। ठीक है, और आजकल क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है ना, बिल्कुल अलग हो चुका है। तो अगर उसके अनुसार अगर आप पढ़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा आप लोगों का। ठीक है, बाकी ये सब चीजें तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन बीच बीच में पूछता हूँ वो बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी रिसेंटली बीपीएससी के पेपर में पूछा था क्वेश्चन कि रामविलास पासवान जी अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत किस पार्टी से किए। बहुत लोगों ने ये पढ़ के गया कि चलो ये मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, ये डिपार्टमेंट था, लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछा।
तो चलिए हम बात करते हैं अमेरिका के। आप राष्ट्रपति का नाम बताइए जो वर्तमान में इस समय राष्ट्रपति है और किस पार्टी से है, बाकी मैं आगे बताता हूँ। तो मैंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम जो है, एक्ट जो है वो पारित किया है। किसने किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। इसकी विशेषताएं क्या होंगी, आखिर इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ गई? वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने अधिनियम पारित किया है मलाला यूसुफजई महिलाओं के लिए, वो भी मलाला यूसुफजई अधिनियम। चलिए विशेषताओं पे बात करते हैं। इस अधिनियम के अनुसार 2020 और 2022 के बीच यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएआईडी द्वारा पाकिस्तानी महिलाओं को कम से कम 50% छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। पॉइंट बी नोटेड कि 50% की छात्रवृत्ति दी जाएगी। किसके द्वारा दी जाएगी सर? 2020 और 2022 के बीच में, यानी 20 और 22 के ड्यूरेशन में यूएसएआईडी द्वारा जितनी भी पाकिस्तानी महिलाएं हैं उन पाकिस्तानी महिलाओं को कम से कम 50%, और महिलाएं मतलब कौन सा, जो तैयारी वारी कर रही हो उन्हीं को तो मिलेगा छात्रवृत्ति, ऐसा थोड़े कि सबको मिल जाएगा। तो 50% महिलाओं को यूएसएआईडी द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? डाउट मत रखिएगा, अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, वैसे भी मैं सारा तो बता ही देता हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो एक्ट आया है, जो मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया गया है, वो क्या है? वो महिलाओं के लिए एक एक्ट है, क्योंकि महिलाओं के लिए ही एक काम कर रही थी स्टार्टिंग में, जिनके ऊपर अटैक भी किया गया था इन चीजों को लेके। तो मैंने कहा कि यूएसएआईडी, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, द्वारा पाकिस्तानी महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति में कम से कम 50% रिबेट दिया जाएगा, छूट प्रदान किया जाएगा, छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। कुल मिलाकर ये समझिए। और यह पाकिस्तान में शिक्षा कार्यक्रम तक पहुंच में सुधार और विस्तार करने के लिए किया जा रहा है। आपको पता है पाकिस्तान की हालत क्या है, या मुस्लिम महिलाओं की क्या हालत है, ये तो जग जाहिर है। इसीलिए जिस जिस तरीके से ये जो बच्ची है मलाला यूसुफजई ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था पाकिस्तान में, जिस तरह से इनका रोल था, जिसके कारण इनके ऊपर अटैक भी किया गया था, आज ये रोल मॉडल बनी हुई है। और सरकार की पूरी कोशिश है, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे अगर मैं बात करूं, कि पाकिस्तान में जो महिलाएं आज, मुस्लिम महिलाएं, आपको पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में उनकी क्या स्थिति है, रोजगार के क्षेत्र में उनकी क्या स्थिति है, तो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति को सुधारने के लिए, कहीं ना कहीं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये छात्रवृत्ति योजनाएं प्रदान की जा रही है, ताकि अगर कोई रोल मॉडल बना हुआ है तो उसको सामने रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा, कि और भी लोग इन चीजों के बारे में अवेयर हो, इन चीजों के बारे में जाने। इसलिए जो अमेरिका में, जैसे मैंने कहा कि एक एक्ट लाया गया है, और 20 और 22 के बीच में यूएसएआईडी द्वारा, जैसे मैंने कहा कि 2022 यूएसआईडी द्वारा छात्रवृत्ति मतलब 50% महिलाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ये भी बताया। और मैंने ये कहा कि जो भी पाकिस्तान में जो शिक्षा की स्थिति है, खास करके महिलाओं को लेके, वो शिक्षा की स्थिति में परिवर्तन, रिफॉर्म करने के लिए, क्रांति लाने के लिए एक तरह से कह सकते हैं। और क्रांति का मतलब ही होता है आमूलचूल परिवर्तन, किसी भी सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन। तो ये पर्टिकुलर पूरी की पूरी जो ये एक्ट आया है, वो महिलाओं के ऊपर ही केंद्रित है, महिलाओं की शिक्षा के ऊपर केंद्रित है, और महिलाओं को जो स्कॉलरशिप 50% का दिया जा रहा है, तो यही सब चीजें हैं। तो ये पाकिस्तान में, जैसे मैंने कहा कि शिक्षा कार्यक्रम तक पहुंच में सुधार और विस्तार करने के लिए किया जा रहा है, और जरूरी भी है, क्योंकि आज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान भी उसी समय से आजाद हुआ, हम भी आजाद हुए, लेकिन फर्क आज देख लीजिए, क्या स्थिति उनकी, क्या क्या स्थिति हमारी क्या है। ठीक है, और ये किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाएं अगर सशक्त होंगी तो समाज में अपना योगदान देंगी, बढ़ चढ़ के रोल भी अदा करेंगी, और रोल मॉडल भी बनेंगी। जैसे मलाला यूसुफजई, इन्होंने कम उम्र में वो करके दिखा दिया, जो आज एक रोल मॉडल बनी हुई है, पूरी दुनिया इनको जानती है। मलाला यूसुफजई किसी ये उसकी मोहताज नहीं है, किसी चेहरे, वो उसकी क्या कहते हैं उसको, किसी भी मतलब सभी लोग इनको जानते हैं मलाला यूसुफजई को। मेरे कहने का मतलब बस यही, बाकी और कोई मतलब ना समझे। ठीक है, चलिए, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को भी? तो मैंने पूरा डिटेल बता दिया। अगर महिला सशक्तिकरण के हिसाब से पूछे, अगर सोशल इशू के हिसाब से, तभी आप वहां पे उन चीजों के बारे में बता सकते हैं। कि एक आपके सामने एक उदाहरण ही मैंने पेश कर दिया, महिला सशक्तिकरण के लिए, कि हर साल पेपर में आते हैं, यूपीएससी में तो लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहां तक मेरा मानना है कि जो अगर टॉपिक कोई पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई ऐसी चीज है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उन चीजों के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, ताकि जो भी मेंस होगा, जिस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उस तरीके से आप डील कर सकते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है? तो जैसे मैंने कहा कि यह अधिनियम यूएसएआईडी के लिए कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति की संख्या के बारे में अमेरिकी कांग्रेस को जानकारी देना अनिवार्य बनाता है। ठीक है, तो यूएसएआईडी के बारे में जानिए, ये छात्रवृत्ति देगा भी। तो यही सब चीजें हैं, कि जो मैंने कहा कि कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली जो छात्रवृत्ति की संख्या के बारे में, कि मतलब कितनी छात्रवृत्ति वो दे रहा है, वो अमेरिकी कांग्रेस को जानकारी देना इसलिए अनिवार्य है, वो देगा।
अब भूमिका इसका देखते हैं क्या है। यूएसएआईडी का जो लंबा चौड़ा मैंने बताया अभी छात्रवृत्ति के लिए, यूएसएआईडी ने 2010 से अब तक पाकिस्तान की युवा महिलाओं को 6000 से अधिक छात्रवृत्ति प्रदान की है। पॉइंट भी नोटेड। ठीक है, तो जो यूएसआईडी है जिसके बारे में मैंने बताया आप लोगों को, अभी तक पाकिस्तान में 2010 से लेके अभी तक का जो डेटा इसने दिया है कि पाकिस्तान की युवा जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को 6000 से अधिक छात्रवृत्ति प्रदान की है। और ये छात्रवृत्ति पाकिस्तानी महिलाओं को पाकिस्तान में हायर एजुकेशन प्राप्त करने में मदद करती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है। और मौलाना यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम का उद्देश्य इस कार्यक्रम का विस्तार करना, एक्सटेंड करना और इसको बढ़ाना है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि ये यूएसआईडी जो है वो ऑलरेडी पहले से काम कर रहा है। वो महिलाओं को हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दे रहा है, छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है। लेकिन जो ये मलाला यूसुफजई एक्ट जो आया हुआ है, जो अमेरिका के में पारित हुआ है, जिसे मैंने कहा संयुक्त राज्य अमेरिका ने, तो उससे क्या होगा कि जो चल रहा था, जैसे 6000 अभी तक मिला हुआ है, 6000 से अधिक छात्रवृत्ति प्रदान की है, तो ये जो एक्ट आएगा और उसको एक्सटेंड करेगा और उसका विस्तार करेगा और उसको एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए या महिलाओं के हायर एजुकेशन के लिए या महिलाओं को आत्मस्वावलंबन की भावना जागृत करने के लिए, आप जो भी कह सकते हैं, तो ये सारा इसमें होगा। और मेन फोकस है महिलाओं को सशक्तिकरण करना, और खास करके हायर एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए, यही सब चीजें इसके बारे में बताई गई है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट? डाउट हो तो बेहिचक बताइए, वरना हम आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और भी देखिए कौन है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई मलाला जो है महिला शिक्षा के लिए एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता है, और वह सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता भी है। जैसे मैंने कहा कि ये किसी चेहरे के लिए, ये किसी क्या कहते हैं उसको, ये किसी ब्रांड की मोहताज नहीं है, मतलब ब्रांड नहीं कहिए इसको, मतलब ये मलाला यूसुफजई के बारे में पूरी दुनिया जानती है यार। ठीक है, तो सबसे कम उम्र की नोबेल पाने वाली, नोबेल पुरस्कार पाने वाली विजेता भी पहली बनी थी ये। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और तालिबान कहाँ पे किसने किया, ये सब कहानी आपको पता ही होगा। और तालिबान ने लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया था, और अक्टूबर 2012 में यूसुफजई पर तालिबान द्वारा हमला भी किया गया था। सोचिए, आज की बात कर रहा हूं मैं, आजादी कितने साल बाद, जब भी रिफॉर्म हुआ है, जब भी कोई क्रांति आई है, या जब भी किसी रिफॉर्म की बात की गई है, आप देखेंगे जो रिफॉर्म करता होगा, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि उसको बड़े आराम से वो चीजें हो गई। चाहे डीके कर्वे की मैं बात करूं, चाहे जितने भी आप बात करिए, मतलब मालवी की ही बात कर लीजिए आप, तो जिन्होंने रिफॉर्म करने की आज समाज में कोशिश की है, ऐसा नहीं है उनके रास्ते बड़े कठिन थे, लेकिन वो रास्ते पे चलते चले गए, चलते चले गए, तमाम कठिनाइयां आती चली गई। और आज देखिए मौलाना यूसुफजई किसी, जैसे मैंने कहा कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जो शब्द मैं यूज कर रहा था अभी तक, परिचय की किसी मोहताज नहीं है। और मौलाना यूसुफजई ने महिलाओं की शिक्षा के लिए बढ़ चढ़ के जो अपना योगदान दिया था, और जैसे मैंने कहा कि एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता थी वो मलाला यूसुफजई, जो महिलाओं की शिक्षा के लिए हमेशा काम करती थी। और मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में पाने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुकी है मलाला यूसुफजई। और वही मलाला यूसुफजई है जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और तालिबान, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तालिबान ने लड़कियों को स्कूल जाने से रोका हुआ था। मलाला यूसुफजई ने इसका विरोध किया था, उनके ऊपर अटैक भी किया गया था। खैर, और ईश्वर की, अल्लाह की दुआ से मलाला यूसुफजई बची उस समय। और आज देखिए रोल मॉडल प्रस्तुत हुए, इसे कहते हैं रोल मॉडल। और मैंने कहा ना कि जो लोग ये काम करते हैं ना, ये अंदर से बड़े स्ट्रांग होते हैं। कोई किसी का भी आप उदाहरण देख लीजिए, आप गांधी जी का देख लीजिए, आप किसी का भी देख लीजिए, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का देख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद का देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस का देख लीजिए, जितने भी लीजेंड हैं, जितने भी देशभक्त हैं, जो लोग भी हैं, ये ऐसा नहीं है कि उनका रास्ता बड़ा आसान था, रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन वो चलते चले गए। और समाज में जो रिफॉर्म करना था, जो क्रांति लानी थी, जो परिवर्तन करना था, जैसे मैंने क्रांति बार बार कहता भी हूँ कि आमूल चूल परिवर्तन, दैट इज कॉल्ड क्रांति, वही क्रांति है। तो मलाला यूसुफजई ने महिलाओं की शिक्षा के लिए तालिबान से वो भिड़ी, तो तालिबान के जितने भी आतंकवादी थे, और आतंकवादी जैसे तालिबान बार बार ये कहता था कि महिलाओं की शिक्षा को, महिलाओं को स्कूल नहीं जाना है। आज स्थिति क्या है? आज भी वही स्थिति है वहां पे। और उसी स्थिति को सुधारने के लिए, जैसे मैंने कहा कि महिलाओं की शिक्षा को, क्योंकि आज आजादी के इतने साल बाद अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो वाकई में ये बड़ी शर्म की बात है किसी भी देश के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि वहां की महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, इन सभी के लिए, जैसे जो एक्ट आया था यूएसआईडी द्वारा, ऑलरेडी वो छात्रवृत्ति तो प्रदान की ही जा रही थी। अब उसको जैसे अधिनियम आ चुका है, अब जाहिर सी बात है और भी उसको एक्सप्लोर करने की बात की गई है।
तो इसलिए मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया है। अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए, चाहे मलाला यूसुफजई के बारे में या उनका पूरा डिटेल जो मैंने बता दिया, क्या क्या होगा वहां पे, कैसे कैसे क्या है, ये सारा चीजें आपको बता दी गई है। कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आए तो आप इतना आपके पास में डेटा दे दिया। बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ आप लोग को। पढ़ाने के लिए देखिए मैं पढ़ा के चला जाऊँ, लेकिन जब तक पूरा डिटेल आपको नहीं पता चलेगा, आप बार बार उन चीजों के बीच में फंसेंगे। और मेरा मानना है कि कोई भी स्टूडेंट हो उसको पूरा डिटेल पता होना चाहिए। ठीक है। मलाला यूसुफजई, मैंने जैसे कहा कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है, नोबेल पुरस्कार विजेता है। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको जानना चाहिए इतनी छोटी कम उम्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यूएसएआईडी क्या है। जैसे मैं बता ही चुका हूँ, थोड़ा सा और भी जान जाइए। उसी के बारे में बताऊंगा, बस शब्दों का खेल है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक अन्योन्याश्रित एजेंसी है जो विदेशी सहायता के लिए जिम्मेदार है। विदेशी सहायता मतलब विदेशी फंड के लिए जिम्मेदार है, मतलब कहने का मतलब यही तो है जो पाकिस्तान की महिलाओं को शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में हायर एजुकेशन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है। तो यूएसआईडी का काम यही है कि वो विदेशी सहायता के लिए जिम्मेदार है, और यह 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सहायता एजेंसियों में से एक है, यूएसएआईडी। और यही यूएसआईडी है जो 2010 से अपना कार्यरत काम कर रहा है, और आज तक 6000 से अधिक महिलाओं को छात्रवृत्ति प्रदान कर चुका है हायर एजुकेशन के फील्ड में। और मलाला यूसुफजई जो एक्ट आया गया है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में आया हुआ है, बस उसको एक्सप्लोर करने के लिए कहा गया है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो शेड्यूल, जो पूरा डिटेल जो मैंने बताया, इर्द गिर्द जो है महिला शिक्षा के लिए, महिला क्रांति के लिए, मतलब महिलाओं में रिफॉर्म के लिए, हायर एजुकेशन, तो ये सब चीजें लाई गई है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? कोई भी डाउट? ठीक है। तो डाउट नहीं है तो अगला हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम आजाद गैलरी के बारे में बात करते हैं, इलाहाबाद की बात करते हैं। इलाहाबाद प्रयागराज अब हो चुका है। यहाँ तक किसी को डाउट है? मलाला यूसुफजई, यूएसएआईडी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब जितनी भी चीजें आपको बता चुका हूँ, कोई डाउट इसमें? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि सारा तो मैं उसको शब्दों में बयां कर ही चुका हूँ। बाकी सोशल इशू के अगर सब्जेक्ट में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या ऐसी कुछ भी, क्योंकि इंटरनेशनल पर्सनालिटी है मलाला यूसुफजई, नेशनल नहीं इंटरनेशनल। नेशनल तो बहुत लोग होते हैं, इंटरनेशनल। ठीक है। कम उम्र में उन्होंने मतलब जो काम किया है, मतलब इतिहास याद रखेगा हमेशा उनको। अभी तो वर्तमान है ही उनका, मतलब आने वाली पीढ़ी भी वो पढ़ने लायक है। जो लोग लीजेंड होते हैं वो दिख जाते हैं, वो चुपचाप बैठ ही नहीं सकते हैं वो लोग। ठीक है। चलिए, इलाहाबाद संग्रहालय, जैसे मैंने कहा कि इलाहाबाद संग्रहालय में आजाद गैलरी की स्थापना का निर्णय लिया गया है। तो इलाहाबाद कहाँ है ये सभी लोग जानते भी हैं, उत्तर प्रदेश में ही है। इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जा रहा है, क्योंकि नाम बड़े परिवर्तन किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। नामों में क्या रखा है? ठीक है। मुगल सराय का नाम भी चेंज हो गया। आपने देखा होगा कि गुड़गांव का नाम चेंज हो गया, गुरुग्राम हो गया वो। तो खैर कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बता दीजिए, इलाहाबाद वैसे भी देखते हैं, कुंभ का मेला लगता है इलाहाबाद, प्रयागराज जिसे कहते हैं हम आम भाषा में। आम भाषा में का तो नाम ही हो गया प्रयागराज। ठीक है। तो वहां पर संग्रहालय में आजाद गैलरी की स्थापना का निर्णय लिया गया है। और हमारे देश के पहले जो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी इलाहाबाद के ही रहने वाले थे। हमारे देश के सुपरस्टार, सुपरस्टार मेगा स्टार जिसे कह सकते हैं, दादा भाई फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हमारे अमिताभ बच्चन साहब भी इलाहाबाद से ही हैं। खैर, इलाहाबाद बड़ी प्यारी जगह है। और इलाहाबाद तो वैसे लड़के बच्चे वहाँ पे प्रिपरेशन भी करते हैं, एक पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है। ठीक है। और कुंभ का मेला भी लगता है। खैर, इलाहाबाद के बारे में तो दुनिया जानती है। चलिए हम बात करते हैं आजाद गैलरी की स्थापना का निर्णय। तो चलिए हम बात करते हैं इलाहाबाद, तो इतना तो पता होगा यूपी में है, अब ये तो मुझे बताना नहीं है। चलिए, केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने, तो किस मंत्रालय ने बेटा? संस्कृति मंत्रालय ने। तो आप बताइए कौन है मंत्री जी इस समय? मंत्री जी कौन है? मिनिस्टर साहब कौन है संस्कृति मंत्रालय के, जो ये डिपार्टमेंट देख रहे हैं? तो केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने इलाहाबाद संग्रहालय में आजाद गैलरी बनाने का निर्णय किया है। और आपने जैसे देखा होगा कि जो नई सरकार आई है 2014 से लेके अभी तक जो चल रहा है, जो उनका सीरीज चल रहा है, मोदी 1.0, मोदी 2.0, जो सीरीज लेके चल रहे हैं 14 से लेके 19 और 19 से लेके 24, तो कहीं ना कहीं जो आज तक जो काम रिफॉर्म नहीं हुआ, वो भी चीजें अब हो रही है। ठीक है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे देश के वो लीजेंड पर्सन थे वो लोग, जिनको हमको सदिया इतिहास याद रखना चाहिए। वो लोग देश के गृह मंत्री थे वो हमारे। तो खैर उन डिबेट में मैं नहीं जाऊंगा, मैं सीधे इस पे आता हूँ कि इलाहाबाद संग्रहालय में आजाद गैलरी बनाने का निर्णय किया है।
और शहीद चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ आजादी की लड़ाई में अमूल्य योगदान देने वाली क्रांतिकारी दुर्गा भाभी और मौलवी लियाकत अली को भी आजाद गैलरी का हिस्सा बनाया गया है। मैंने कहा ना कि मैं जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो उसमें भी बताता हूँ कि इतिहास लेखन ऊपर से तो होना चाहिए, इतिहास लेखन नीचे से भी होना चाहिए, क्योंकि इतिहास में तो बहुत सारे पात्रों का हम लोग जिक्र तो करते हैं जिसके बारे में इतिहासकारों ने लिख के चले गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जिनको हमारी आज की पीढ़ी नहीं जानती है, उसको जानना चाहिए, क्योंकि इतिहास में आजादी की लड़ाई में बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया। तो जैसे मैंने कहा कि टॉप से इतिहास लेखन होना चाहिए तो बॉटम से भी इतिहास लेखन होना चाहिए। और इसीलिए जो जो भी गैलरी बन रही है उसमें जैसे मैंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद किसी नाम के मोहताज तो थे नहीं। वो चंद्रशेखर आजाद जो मूंछों पे ताव देके, आपने खैर शायद देखा भी होगा, शहीद भगत सिंह पिक्चर में देखा होगा आप लोगों ने। और एक दोस्त की मुखबिरी के कारण चंद्रशेखर आजाद को जो पार्क में जो इलाहाबाद के पार्क जो है चंद्रशेखर आजाद के नाम से अब रख दिया गया है। अपने आप को उन्होंने मारा, अंग्रेजों को मौका भी नहीं दिया। ठीक है, तो वो लेजेंड, वो देशभक्त, वो पर्सन थे चंद्रशेखर आजाद। जितने भी लेजेंड, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, ये ऐसे देशभक्त थे जिनके बारे में आने वाली पीढ़ी रिसर्च तो कर ही रही है, उनको फॉलो भी करे तो बहुत बड़ी बात है। उनके पद चिन्हों पे 2 कदम चल रहे, वही बहुत बड़ी बात है। खैर, तो मैंने कहा कि उसपे नहीं आऊँगा, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि जैसे मैं कहता हूँ बार-बार कि इतिहास लेखन ऊपर से होना चाहिए और इतिहास लेखन नीचे से भी होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद के साथ-साथ जो इलाहाबाद की जो संग्रहालय है, उसमें आजाद गैलरी बनाने का जैसे निर्णय किया है, तो उसमें ये भी कहा गया है कि सर चंद्रशेखर आजाद के साथ-साथ आजादी की लड़ाई में उनके अमूल्य योगदान देने वाली क्रांतिकारी दुर्गा भाभी और मौलवी लियाकत अली साहब को भी आजाद गैलरी का हिस्सा बनाया जाए। उनको भी याद करे आज की जनता। क्योंकि जिन्होंने उस समय देश की आजादी में अपना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था, तरीका कोई भी हो, क्योंकि सबका मूल मंत्र तो एक ही था, आजादी। तो इसीलिए ये निर्णय लिया गया है। चलिए इलाहाबाद संग्रहालय व आजादी आजाद गैलरी के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। क्या है ये सब चीजें? प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क, कंपनी बाग में स्थित इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना 1931 में इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। पंडित जी थे उस समय भी जवाहरलाल नेहरू साहब। तो आपको पता ही होगा कि लाहौर अधिवेशन भी शायद 31 में ही हुआ था, मे भी, जहां तक मुझे पता है। और जो चंद्रशेखर आजाद जो पार्क है इलाहाबाद में जो है, अब तो नाम बदल के इलाहाबाद चंद्रशेखर आजाद के नाम पे हो गया है। कंपनी बाग में स्थित जो इलाहाबाद संग्रहालय की जो स्थापना की थी 1931 में, जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जब वहां पे म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे, तो उन्होंने इसकी स्थापना किया था। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट? कोई भी डाउट हो बेहिचक पूछ सकते हैं। और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है, तो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। नाम चेंज हुआ तो याद रखो। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। तो देखिए लाइब्रेरी कितनी खूबसूरत लाइब्रेरी दिखाई दे रही है आपको, और लाइब्रेरी में तो आप लोग पढ़ के भी आए होंगे। वस्तुतः इसकी नींव जो थी वर्ष 1878 में सर विलियम म्योर द्वारा रखी गई थी, लेकिन बजट न होने के कारण इसके निर्माण का कार्य 1881 में रोक दिया गया, जिसे 1931 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुनः शुरू करवाया गया। तो जो हमारे जो भक्त लोग हैं, थोड़ा इसको भी देख लें। ठीक है, तो जो इतिहासकार जो लिख के चले गए, उसी के बारे में हम लोग जानते भी हैं। खैर उस डिबेट में मैं नहीं आऊंगा। तो यही सब चीजें हैं कि जो इसकी नींव जो रखा था, अगर मान लीजिए यही पूछ रहे कि आजाद गैलरी की स्थापना तो चलो की जा रही है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद जो पार्क है, जैसे मैंने कहा संग्रहालय की स्थापना 1931 में, जैसे मैंने कहा, हुआ। तो 1831 में इसकी न्यू जो रखा था, उन्होंने रखा था सर विलियम म्योर द्वारा रखी गई थी, लेकिन बजट नहीं था, तो भाई काम रोक दिया जाएगा। और जब बजट ही नहीं है, काम रोक दिया जाएगा। फिर 81 में काम फिर रोक दिया गया। फिर जब हमारे देश में संविधान, खैर देख ही रहे हैं सब कुछ, 1931 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने एक नारा भी दिया था, 30 में शायद याद भी होगा, और इस बार शायद बीपीएससी में क्वेश्चन भी वो पूछा है। तो 1881 में रोक दिया गया, और 1931 में जैसे मैंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुनः शुरू करवाया गया था इस कार्य को। इस संग्रहालय में भरहूत और भूमरा से खुदाई में निकली प्राचीन वस्तुएं रखी गई हैं, और अविंद्रनाथ टैगोर, जेमिनी राय, गगननाथ टैगोर और असित कुमार हल्दर आदि की पेंटिंग से संग्रहालय को समृद्ध किया गया है। तो जाहिर सी बात है, देखिए इस संग्रहालय में तरह तरह की चीजें आपको दिखाई देंगी। तो अविंद्रनाथ टैगोर, जेमिनी राय, गगननाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर आदि की पेंटिंग से संग्रहालय को समृद्ध किया गया है। ठीक है,
तो ये सब चीजें हैं, संग्रहालय में है, तरह तरह के लोग होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? कोई डाउट हो तो बताइए तब तक आप लोग। कोई भी डाउट? डाउट हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। डाउट है किसी को? डाउट हो तो बताइए, बेहिचक है आपको। कोई भी डाउट? ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 1986 में इस संग्रहालय का अधिग्रहण कर इसे एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया। ठीक है, 1986 में। और केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की 8 करोड़ रुपए की लागत से इस संग्रहालय में आजाद गैलरी स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। वर्तमान में जो केंद्र सरकार हमारी है, उसने कहा है कि सर देखिए, हम 8 करोड़ रुपए की लागत से इस संग्रहालय में आजाद गैलरी हम स्थापित करने वाले हैं। और इस गैलरी का निर्माण का कार्य 23 जुलाई 2021 को शहीद चंद्रशेखर आजाद की 115वें जन्म दिवस पर पूरा किया जाएगा। 23 जुलाई को कर दिया जाएगा, तो ठीक है। उम्मीद किया जा रहा है कि हो भी जाए जल्दी से जल्दी। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट? डाउट हो तो आप बता दीजिए, वरना हम आगे बढ़े। कोई डाउट है किसी को? डाउट ना हो तो बेटा 1 मिनट रुक जाओ, मैं बस में 1 मिनट आ रहा हूँ, बस आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, 1 मिनट रुक जाइए बस। ठीक है बेटा, मैं आ गया। ठीक है, इमरजेंसी आ गई थी। तो यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो बताइए। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि देखिए, 115वें जन्म दिवस के अवसर पर चंद्रशेखर आजाद साहब के 23 जुलाई 2021 तक हम इसको पूरा कर लेंगे। और 8 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है ये गैलरी, ये सब चीजें हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि दुर्गा भाभी के बारे में। कौन है दुर्गा भाभी? क्रांतिकारी दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद में ही हुआ था। ये भी इलाहाबाद की रहने वाली थी। 7 अक्टूबर 1907 को। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? चलिए, इनका विवाह 11 वर्ष की आयु में ही नेशनल कॉलेज लाहौर के विद्यार्थी 15 वर्षीय भगवती चरण बोहरा, फिलोसफी ऑफ बम जिसने लिखा था, से हो गया था। सोच लीजिए कितनी कम उम्र थी, 11 वर्ष की आयु में ही। नेशनल कॉलेज लाहौर के विद्यार्थी 15 वर्षीय थे भगवती चरण बोहरा, जो फिलोसफी ऑफ बम जिन्होंने लिखा था, उनसे इनका विवाह हुआ था। दुर्गा भाभी नौजवान भारत सभा की सक्रिय सदस्य भी थी। और इसी का नाम विशेष रूप से चर्चा में तब आया जब नौजवान भारत सभा ने 16 नवंबर 1926 को शहीद करतार सिंह सराबा की शहादत की 11वीं वर्षगांठ मनाने का निश्चय किया, जिन्हें मात्र 19 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी गई थी। तो तब वही चर्चा में आई थी। तो दुर्गा भाभी के बारे में अगर आपसे पूछे कि दुर्गा भाभी का जन्म कब हुआ, जैसे मैंने कहा कि 1907 को इनका जन्म हुआ, 7 अक्टूबर को हुआ, इलाहाबाद में हुआ। और जैसे मैंने कहा कि इनका जो शादी हुआ 11 वर्ष की आयु में ही, इनका शादी लाहौर के एक विद्यार्थी थे जिनका नाम था फिलोसफी ऑफ बम, जिन्होंने लिखा था, 15 वर्षीय भगवती चरण बोहरा के साथ इनका विवाह हुआ। ठीक है, 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ। और जैसे मैंने कहा कि दुर्गा भाभी नौजवान भारत सभा की सक्रिय सदस्य थी, एक्टिव सदस्य थी। और इनका नाम तब जब चर्चा में आया जब नौजवान भारत सभा ने 16 नवंबर 1926 को शहीद करतार सिंह सराबा की शहादत का 11वीं वर्षगांठ मनाने का निश्चय किया। उसके बाद अंग्रेजों का सोचो क्या हाल हुआ होगा उस समय। और जिन्हें मात्र 19 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी गई थी। तो इसे कहते हैं देशभक्ति। जैसा एटमॉस्फेयर होगा वैसा काम भी होता है लोगों का। और एक से एक जुनूनी पर्सन, बताइए 11 वर्ष की आयु में, बताइए 19 वर्ष की आयु में, ये कौन सी उम्र है? सही, भगत सिंह का सोचिए कितनी कम उम्र में उन्होंने क्या से क्या करके चले गए। तो जो लीजेंड होते हैं उनके अंदर वो चीजें होती तो जरूर है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ। बताइए 19 वर्ष की आयु में, बताइए सही सराबा सिंह को फांसी दी गई थी। दुर्गा भाभी इतनी कम उम्र में बताइए इतनी पॉपुलर हो गई।
और सबसे बड़ी बात है, सोच देखिए इनका विजन कितना क्लियर था, देश के प्रति इन लोगों का प्यार कितना क्लियर था, देश के प्रति अपने आप को आत्मसमर्पण करना, अपने आप को न्यौछावर करना, सोचिए कितनी बड़ी बात है। और आज की स्थिति देख लीजिए क्या है। दुर्गा देवी ने 18 दिसंबर 1928 को वेश बदलकर क्रांतिकारी भगत सिंह के साथ कलकत्ता मेल से यात्रा भी की थी। खैर इतना जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट? सन 1927 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए लाहौर में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता भी दुर्गा भाभी ने ही की थी। ठीक है, तो 1927 में आपको पता है लाला लाजपत राय, जो गरम दल एक नरम दल था, तो गरम दल पे लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल थे। ठीक है, तो जो गरम दल के जो लीजेंड थे लाला साहब, लाला लाजपत राय साहब, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, सभी को पता ही है, और उसी का मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता दुर्गा भाभी के द्वारा किया गया था। और इसके अलावा तत्कालीन बम्बई के गवर्नर हेली पर भी दुर्गा भाभी ने गोली चलाई, जिसमें टेलर नामक एक अंग्रेज अफसर घायल हो गया था। सोच लीजिए, एक वो लीजेंड थे। इसके साथ ही साथ 14 सितंबर 1932 को पुलिस ने दुर्गा भाभी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सबूतों के अभाव में दुर्गा भाभी को रिहा कर दिया गया। इन्होंने गाजियाबाद के प्यारेलाल गर्ल्स स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य किया, ये भी शिक्षिका थी, पढ़ाती थी। और बाद में आड़ियार में मांटेसरी का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया, और 1940 में उन्होंने लखनऊ में पहला मांटेसरी स्कूल खोला। तो सोच लो, शिक्षा जगत से जो जुड़ेगा कुछ ना कुछ तो करेगा ही वो। तो पहला जो मांटेसरी स्कूल 1940 में इन्होंने लखनऊ में पहला मांटेसरी स्कूल खोला है दुर्गा भाभी ने। यहाँ तक कोई डाउट है, कभी उनके बारे में आए तो पूरा डिटेल आप बताने के लिए तत्पर रहिए। ठीक है, और इतनी कम उम्र में, सोचो 1907 में उनका जन्म हुआ यार, क्या उम्र है थी, और उन्होंने इतने कम उम्र में इतना कर दिया, इतिहास उनको याद रखेगा। ठीक है, चलो। 14 अक्टूबर 1999 को दुर्गा 99 तो नहीं होगा, हाँ 14 अक्टूबर 1999 को दुर्गा देवी का निधन हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब हम बात करते हैं कौन थे मौलवी लियाकत अली। जैसे मैंने कहा ना कि चंद्रशेखर आजाद के साथ इनका भी होगा उस गैलरी में, इनके बारे में बताया जाएगा। तो वही इलाहाबाद में सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांति का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने ही किया था। ठीक है, क्रांति नहीं थी, वो महाक्रांति थी एक तरह से, 1857 का महाविद्रोह था। ठीक है, मौलवी लियाकत अली का जन्म जो था कौशाम्बी महागांव में 17 जुलाई 1817 को हुआ था, और 1857 की क्रांति के दौरान प्रयागराज स्थित खुशरो बाग में उन्होंने अंग्रेजों के समानांतर सरकार भी चलाई थी। अब सोच लो, उस समय समानांतर सरकार चलाई जा रही थी, तो कुछ तो होगा लियाकत अली साहब में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब ये पैदा हुए थे, और 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उन्होंने कहाँ समानांतर सरकार चलाई थी, ये भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और जैसे मैंने कहा कि लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली ने नेतृत्व भी किया था 1857 के महाविद्रोह में, प्रयागराज में, इलाहाबाद प्रयागराज में। जैसे मैंने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा जाता है, दौरान क्रांति का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने ही किया था। और इनका जन्म, जैसे मैंने कहा कि मागांव कौशाम्बी में 17 जुलाई 1817, देखिए इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। और 1857 की क्रांति के दौरान प्रयागराज स्थित खुसरो बाग में उन्होंने अंग्रेजों के समानांतर सरकार भी चलाई। जिसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, मौलवी लियाकत अली साहब के बारे में कई बार क्वेश्चन आए हैं इनसे। सितंबर 1871 में उन्हें सूरत से गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद अंडमान की जेल में मौलवी लियाकत अली का इंतकाल हो गया। अंडमान जेल जो है वहां पर इलाहाबाद संग्रहालय में उनके द्वारा जेल में पहने गए कपड़े और उनकी तलवार को संरक्षित किया गया है, मौलवी लियाकत अली के बारे में। यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट लियाकत अली साहब के बारे में? किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, कोई डाउट हो तो देखिए, इतने दो जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किए, दोनों टॉपिक देखिए कितने इंपॉर्टेंट थे। अगर किसी को कोई भी समस्या हो इन टॉपिकों से तो आप हमको बेहिचक बता सकते हैं। कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट? तो दुर्गा भाभी हो चाहे लियाकत अली साहब हो, दुर्गा भाभी कहाँ पर रिप्रेजेंट की, कैसे कैसे उन्होंने काम किया, मांटेसरी स्कूल की स्थापना कब किया, कब की उनकी शादी किससे हुई, और लाला लाजपत राय का जो बदला लेने के लिए जब उन्होंने अध्यक्षता कब किया था,
लाहौर में। इनके पति का नाम क्या था, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी। और जैसे मैंने लियाकत अली साहब का जब मैंने चर्चा किया तो मैंने ये भी बताया कि लियाकत अली साहब 1857 के महाविद्रोह के समय इन्होंने समानांतर सरकार तक चला दी थी। ये किसी परिचय के मोहताज तो ये लोग है नहीं। और जैसे मैंने कहा कि 1817 में उन्हें सूरत से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अंडमान की जेल में, अंडमान में सिल्लोड जेल है, बर्मा, ठीक है, तो उन्हें मौलवी लियाकत अली को इंतकाल हुआ था वहीं। और इलाहाबाद संग्रहालय में उनके द्वारा जेल में जो कपड़े पहने गए थे वो सब चीजें उनके तलवार को संरक्षित किया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप बेझक पूछ सकते हैं। डाउट है किसी को, कोई भी डाउट, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो। क्योंकि बेटा देखो मैंने कमिटमेंट किया था आप लोगों से कि वीडियो शॉर्ट शॉर्ट दिए जाएंगे और ये रिसेंटली बहुत जल्दी मैं आप लोगों के बीच में मैराथन सेशन में लेके आने वाला हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा वो मैराथन सेशन जो भी बीच में लेके आऊंगा मैं, ठीक है, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। जो भी टॉपिक में अगर कोई भी कुछ पूछना हो, किसी को क्वेरी हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी, क्योंकि बड़ी एनर्जी के साथ आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, एक एक चीज में बताता रहता हूँ। अगर किसी को डाउट हो तो आप बेहिचक पूछिए मुझसे। तो डाउट है, चलिए। तो गोवा के मोलेम जंगल के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। गोवा, गोवा के बारे में बात करते हैं, वो भी मोलेम जंगल के बारे में कि आखिर ये क्या है, क्यों चर्चा में है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। गोवा जो है सभी लोग जानते हैं, गोवा एक पहले केंद्र शासित प्रदेश में था शायद, और गोवा बाद में एक राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया इसको। गोवा 1987 में शायद दिया गया। पुर्तगाली चले गए फिर बाद में, फिर गोवा मिला। चलिए गोवा के बारे में आप हमें बताइए कि गोवा के वर्तमान में सीएम कौन है और वहां के राज्यपाल कौन है, क्योंकि तब से मैं क्वेश्चन नहीं पूछा हूं आप लोगों से। सीएम कौन है वहां के और राज्यपाल कौन है। और आपको पता होगा कि एक देश के, हमारे पुराने देश के, मतलब हम सभी के चहेते मनोहर पर्रिकर साहब भी गोवा से ही थे। देश के पूर्व रक्षा मंत्री थे, वहां के सीएम भी पूर्व कई बार रह चुके थे। एक अच्छे नेता थे वो, जो हम लोग के बीच में हम नहीं है। वो भी इस समय वर्तमान में कौन है गोवा के सीएम और राज्यपाल, कोई डाउट किसी को अगर हो अभी तक तो बेझक पूछ सकते हैं, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन और मैं भूल गया था आप लोगों से पूछना कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन, ठीक है। और जो संविधान दिवस मनाया जाता है उसकी पहली अध्यक्षता कब की गई, दो क्वेश्चन बताइएगा आप आंसर इसका। बाकी चीजें पढ़ाई जाएगी आपको, यहां तक कोई डाउट है किसी को भी। तो चर्चा में क्यों है गोवा के मुलेम जंगल के बारे में थोड़ा सा हम इस पे बात कर लें। बेटा कोई डाउट हो अभी तक तो पूछ सकते हैं आप लोग। तो गोवा के मुलेम बचाओ अभियान ने मशहूर हस्तियों से लेकर राजनेताओं तक सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, ठीक है। क्यों खींचा है, क्योंकि फिल्म फेयर अवार्ड होता है वहाँ पे, इसलिए नहीं यार। तो मशहूर हस्तियों से लेकर राजनेताओं को सभी को अपने ध्यान अपनी तरफ खींचा है, सभी लोग जाते हुए घूमने गोवा। और सभी ने मुलेम जंगलों में पर्यावरण प्रभाव आकलन तथा समग्र उपायों के बिना ही असंरचनात्मक परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने का विरोध किया है, ठीक है। बिना किसी नियम कानून के अगर ये सब चीजें होंगी जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है समस्या तो उत्पन्न होगी। इसीलिए मुलेम बचाओ अभियान के ने मशहूर अभिनेताओं से लेके, हस्तियों से लेके, सॉरी, राजनेताओं तक सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। क्यों खींचा है, क्योंकि सभी ने मुलेम जंगलों में पर्यावरण प्रभाव आकलन तथा समग्र उपायों के बिना ही असंरचनात्मक परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने का विरोध किया है, ठीक है। तो मुलेम जंगल के बारे में बात करते हैं आगे। गोवा, चलिए। पिछले वर्ष से लेकर अब तक नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एनबीडब्ल्यू द्वारा 3 विवादास्पद परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसको लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों एवं पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा काफी विरोध किया जा रहा है, ठीक है। तो आप मंजूरी पे मंजूरी दे देंगे, अगर समस्या उत्पन्न होगी तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। तो पर्यावरण विशेषज्ञों और पर्यावरण के जो प्रेमी है इन्होंने काफी विरोध किया कि भाई बिना नियम कानून के आप लोग कर कैसे दे रहे हो ये सब चीजें।
इसके बाद एनबीडब्ल्यू जो है, जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा स्वीकृत 3 विश्वसनीय परियोजनाएं जो निम्न है, जो देख लीजिए इसका विरोध हो रहा है वहां पे। दिसंबर 2019 में गोवा की प्राचीन सिंगल रेलवे लाइन के विस्तार को मंजूरी इन्होंने दिया था। ठीक है। और भी देखिए क्या क्या दिया था इन्होंने। गोवा के राजमार्ग का विकास करते हुए 4 लेन राजमार्ग की स्वीकृति इन्होंने दे दिया था। और हाल ही में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की अस्थायी समिति द्वारा गोवा से कर्नाटक तक 400 किलोवाट की पावर ट्रांसमिशन लाइन को मुलेम जंगलों से गुजरने की मंजूरी दे दी गई थी। तो जब मंजूरी दे दी गई है, जब समस्याएं उत्पन्न हो गई है, तो वहां के लोगों ने विरोध क्यों नहीं करेंगे वहां के लोग? क्योंकि परमिशन किसने दिया है? परमिशन इन्होंने ही दिया है, तो भोगे बैठ के वो। तो यही सब चीज है जिनका, जितने भी मशहूर हस्तियां हैं, राजनेता, सब इसका विरोध भी कर रहे हैं। ठीक है। मुलेम जंगल के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या है मुलेम जंगल। मुलेम जंगल गोवा में पश्चिमी घाट के किनारे घने सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन है। तो जो मुलेम जंगल जो है वो क्या है? वो गोवा में पश्चिमी घाट के किनारे घने सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन है। और जहाँ ये सब चीजें होंगी, हसीन वादियां होंगी, तो फिर भाई विरोध तो होना स्वाभाविक सी चीजें हैं। अगर पर्यावरण पे इफेक्ट पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है लोग तो विरोध पर्यावरण पे भी करेंगे ही। और बिना नियम कानून के अगर मान लीजिए ये सब चीजें हो रही हैं, अगर आप किसी को परमिशन दे रहे हैं, अगर वहां पे हानि पहुंच रही है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यही सब चीजें हैं। तो ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि मुलेम जो जंगल है, पहले तो ये कि मुलेम जंगल है कहाँ, तो गोवा में है। और पश्चिमी घाट के किनारे घने सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन है ये। और भी जानिए इनके बारे में। ये जंगल विशाल वन्यजीव विविधता के साथ साथ कई स्थानीय मानव समुदाय को भी आश्रय प्रदान करते हैं। मुलेम जंगल, यह बाघ, तेंदुए और गौर और पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियां यहाँ पे निवास करती है मुलेम जंगल में। और गोवा के महडोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रोशनी देने वाला मशरूम की प्रजाति माइसिना जीनस पाया जाता है। और इस सेंचुरी को मुलेम नेशनल पार्क या महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। तो देख लीजिए, इतने जब सेंचुरी ही है, जंगल ही है, तो वहां पे जाहिर सी बात है तरह तरह के वहां पे जानवर पाएंगे, जाहिर सी बात है पक्षी पाए जाएंगे। तो अगर पर्यावरण कोई प्रेमी होगा, तो जाहिर सी बात है अगर कोई समस्या वहां पे उत्पन्न होगी, तो उसका विरोध तो करना स्वाभाविक सी चीज है। तो वही है कि यहाँ पर बाघ, तेंदुए, गौर, पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियां निवास करती हैं यहाँ पर मोलेम जंगलों में। और गोवा की जो मैंने कहा कि महाडेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रोशनी देने वाला मशरूम की प्रजाति माइसिना जीनस पाया जाता है। और इस सेंचुरी को मोलेम नेशनल पार्क या महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। तो ये रहा गोवा के मुलेम जंगल का हाल, कि वहां पे कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि उसको किस किस नाम से जाना जाता है, मशरूम की कौन सी प्रजाति पाई जाती है। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? देखिए जंगलों में, जंगल जंगल देखिए आप लोग। और भी देखिए मोलेम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में क्या है। पश्चिमी घाटों में स्थित मोलेम राष्ट्रीय उद्यान 240 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यह गोवा में सुंगम तालुक में कर्नाटक के साथ की सीमा पर मोलेम शहर के पास स्थित है। ठीक है। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान में कंदम राजवंश के कई मंदिर भी स्थित हैं। और मोलेम मुगाओ लोंडा रेलवे लाइन इस राष्ट्रीय उद्यान के घने जंगलों के बीच से गुजर रहा है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। कुल कहने का मतलब बस यही है। तो 240 वर्ग किलोमीटर में तो फैला हुआ है, जिसमें मैंने कहा। और जैसे मैंने कहा कि तालुक में, जैसे गोवा में सुंगम तालुक में के कर्नाटक की सीमा पर मोलेम शहर के पास स्थित है, ये मोलेम शहर के पास। और जो रेल लाइन है ये इसी के बीच से होकर गुजर भी रही है। और जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रीय उद्यान में कदम राजवंश के कई मंदिर भी स्थित है। और जैसे मैंने कहा कि मुआगो और लोंडा रेलवे लाइन जो है, इस राष्ट्रीय उद्यान के घने जंगलों के बीच से होकर गुजरती है, जिसका लोग पर्यावरण प्रेमी जो है, जो लोग हैं, राजनेता से लगाए महान हस्तियां तक सब इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? मुलेम राष्ट्रीय उद्यान को पहले मुलेम गेम अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। ठीक है। 1969 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है और इसका नाम बदलकर भगवान महावीर अभयारण्य कर दिया गया है। और 107 वर्ग किलोमीटर में फैले अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र का नाम 1978 में मोलेम नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो ये सब चीजें, इसकी पूरी कहानी है, ये सब पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, कि राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता है? मोलेम गेम अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। पार्क में किंग कोबरा, हंड नोज्ड पिट फाइटर, इंडियन रॉक पाइथन और मालाबार पीट वाइपर जैसा सहित सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती है। भाई पार्क है तो पाए जाएंगे। तो ये रहा पूरा डिटेल मोलेम जंगल के बारे में। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट? डाउट हो तो पूछिए, वरना हम आगे बढ़े। डाउट है किसी को? क्योंकि बड़ी एनर्जी लगती है शुरुआत में, तो डाउट हो तो बेटा पूछो, वरना हम धीरे धीरे आगे बढ़े।
कि मुलेम राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था, या 1969 में जो वन्य जीव अभयारण्य जब इसे घोषित किया गया था तो उसका नाम बदलकर क्या रखा गया था, जिसमें मैंने कहा कि 1969 में इसे बदलकर मुलेम जो वन्य जीव अभयारण्य जो था घोषित किया गया था इसको, उसके बाद उसका नाम बदलकर महावीर अभयारण्य कर दिया गया। और 107 वर्ग किलोमीटर में फैले अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र का नाम 1978 में मुलेम नेशनल पार्क कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से सांप की प्रजातियां पाई जाती है ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा। और मुलेम राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता है, जैसे मैंने कहा कि मुलेम गेम अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। इस चीजों को भी देख लीजिएगा, पेपर में हो सकता है पूछ दे। और वही सब चीजें हैं कि मुलेम राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें फेरी ब्लूफर्ड है, वैगटेल है, थ्रीटो किंगफिशर है, ड्रोंगो है, गोल्डन ओरियोल है, ग्रेट इंडियन हार्बिल इत्यादि सभी है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ पक्षी इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं और यहाँ पर तितलियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें शामिल है ब्लू मार्मन, क्रिम्सन रोज, टेल्ट जे, मालबर ट्री निम्फ, तमिल ह्यूमन, प्लेन टाइगर और लाइन बटरफ्लाई इत्यादि यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट? चलिए और देखते हैं, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ क्या है? आखिर ये है क्या नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ? केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन 2003 में किया गया था। और बेटा पेपर में तो ये लगातार क्वेश्चन ये पूछा गया है, आप प्रीवियस पेपर का पेपर उठा के देख लीजिएगा कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। तो कौन सा एक्ट है? 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन 2003 में किया गया था। और भारत का प्रधानमंत्री इस बोर्ड का प्रदेश अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, तो संरक्षण जो अधिनियम था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय, जिससे मैंने कहा कि वन्यजीव बोर्ड का गठन 2003 में किया गया था। और एक्ट कौन था? 1972 का। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के पीएम होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। बताइए पर्यावरण मंत्री हमारे कौन है? एनवायरमेंटल मिनिस्टर कौन है? बताइए कमेंट करके आप सभी के सभी, कौन है हमारे पर्यावरण मंत्री? मंत्री जी कौन है हमारे? और हम भी आराम कर लें, क्योंकि तब तक बोलते बोलते एनर्जी थोड़ी लॉस हो जाती है, तो आप लोग समझ सकते हैं। इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से। चलिए और देखिए कार्य क्या क्या है। यह वन्य जीव संबंधी मामलों की समीक्षा करने के साथ साथ राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों व इसके आसपास की परियोजनाओं को मंजूरी देने, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए नीति और उपायों को तैयार करने के संदर्भ में केंद्र सरकार को सलाह देने वाला शीर्ष निकाय है। तो बस यही चीजें हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। जैसे मैंने कहा, इसका एक्ट था 1972 और इसका बोर्ड का गठन 2003 में किया गया था। जैसे मैंने कहा, इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे देश के पीएम होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि कार्य है भाई, कार्य तो कुछ ना कुछ तो कार्य किसी का डिसाइड होता ही है। जैसे मेरा कार्य है पढ़ाना, आप लोग का काम है पढ़ना। मेरा काम है समझाना, आप लोग को समझ में ना आए तो क्वेश्चन पूछना, समझ में तो आना ही चाहिए। यह वन्य जीव संबंधी मामलों की समीक्षा मतलब रिव्यू करने के साथ ही राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्यों व इसके आसपास की परियोजनाओं को मंजूरी देने, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए नीति और उपायों को तैयार करने के संदर्भ में केंद्र सरकार को सलाह देने वाला शीर्ष निकाय है। बार बार वो सरकार को रिव्यू देता रहता है, समीक्षा करता रहता है। तो यही सब चीजें हैं। और देख ही रहे हैं, अब इसका विरोध इसीलिए किया जा रहा है कि भाई बीच में समस्याएं अगर पैदा होंगी इस राष्ट्रीय उद्यान से, अगर बीच में कोई प्रोजेक्ट गुजरेगा तो जाहिर सी बात है जो पर्यावरण प्रेमी है, जो पर्यावरणविद है, जो पर्यावरण प्रति जिसके प्रति लगाव है, तो कहीं ना कहीं उनको समस्या अगर पैदा होगी तो वो उसका विरोध तो करेंगे। इसलिए इसका विरोध भी हो रहा है। और जैसे मैंने कहा शुरुआत में ही कि मशहूर हस्तियों से लगाए राजनेता तक इसका विरोध कर रहे हैं। और कारण बता ही दिया सारा आपको कि क्यों इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। तो यही सब है। और कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का प्राथमिक कार्य वन्यजीव और वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना है। यही सब चीजें हैं। और बिना राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित निर्णय राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बाद ही लिए जाते हैं। तो ये रहा गोवा के मुलेम जंगल। ठीक है बेटा, अब मैं सोच रहा हूँ कि क्लास को यहीं पे ऑफ कर देता हूँ। आगे जितने भी टॉपिक हैं वो आगे वाले वीडियो में कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो किसी को तो आप हमसे पूछ सकते हैं, वरना जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं उन सभी जितने भी टॉपिक हैं आपके, उन टॉपिकों को एक साथ ही लास्ट में खत्म कर देंगे हम नेक्स्ट टॉपिक सेशन में। ठीक है, तो टेंशन ना लीजिएगा, क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। ठीक है, थोड़ा तबीयत भी डाउन है मेरा।
एनर्जी इतनी लॉस हो जाती है, आप समझ सकते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक है बेटा, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है। इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़िए आप भी। इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, क्लास की टाइमिंग, क्लास का डेट, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से है टेलीग्राम का लिंक। ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बचा सकते हैं, PJ01। ठीक है, PJ P फॉर प्रिंस, J फॉर जायसवाल, 01 कोड है। कहीं पर भी अगर आप अप्लाई करेंगे 10% आपको बच जाएगा सब्सक्रिप्शन पे। और अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल क्लास की टाइमिंग, जैसे मैंने कहा, डेट है या पीडीएफ है या जो जो मेरी क्लास लगती है, सारा कुछ इसी टेलीग्राम पे मैं दे देता हूँ। तो आज का जो महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाया, चाहे मलाला यूसुफजई का पढ़ाया, चाहे USAID के बारे में बताया, चाहे मैंने आपको दुर्गा भाभी के बारे में बताया, चाहे मैंने आपको लियाकत अली साहब के बारे में बताया, या सुभाष चंद्र बोस के पार्क के बारे में बताया, या मोलेम जंगल के बारे में बताया, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में आपको बताया, कौन कौन से पक्षी या पशु वशु सब जितने पाए जाते हैं ये बताया, कौन कौन से किस कारण उसका विरोध किया जा रहा है ये भी मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीजें जो भी घटनाएं आज की बताई गई हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे दुर्गा भाभी हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद साहब हो, चाहे नेशनल पार्क हो, चाहे सरकार के द्वारा कितना बजट दिया जा रहा है, कब तक चंद्रशेखर आजाद की 115वीं जयंती बनाई जाएगी, सारा डिटेल मैंने बताया है आपको। आपका काम क्या है कि जितने भी डिटेल दिए गए हैं, जो पढ़ाए गए हैं, उसको कॉपी पे लिखिए और उसमें पॉइंट वाइज अपने लिखते रहिए, अपडेशन मतलब उसको लिखते चलिए। जैसे दुर्गा भाभी का केस आया, तो ये देखिए कि उनकी शादी किससे हुई थी, उनका क्या रोल था हमारे देश की आजादी में। और ये जैसे मैंने कहा कि पहला मॉन्टेसरी स्कूल उन्होंने लखनऊ में खोला था, जैसे मैंने कहा कि किस वर्ष खोला था ये इम्पोर्टेंट है, उनकी मृत्यु कब हुई थी ये इम्पोर्टेंट है, जन्म कब हुआ था ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर जन्म हुआ था ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इलाहाबाद की जगह बनी थी। तो पूरी डिटेल, जैसे किसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका अपने पॉइंट वाइज करके चलते रहिए। जैसे मान लीजिए किसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको पॉइंट वाइज बनाते चलिए, 1 2 3 4 ऐसे करते चलिए। तो जब आप मेंस लिखेंगे या जब आप मान लीजिए कहीं पे भी अगर मान लीजिए ऑप्शंस आते हैं ABCD करके, ठीक है, तो वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, उस समय आपको पता चल जाएगा खुद की कि भाई कैसा क्यों कहता हूँ। और बाकी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे मैंने गोवा के CM का नाम पूछा, गोवा के राज्यपाल के बारे में पूछा, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं आज, उसके बारे में सर्च करते रहिएगा। और क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं, कल हम फिर मिलेंगे। तब चैनल को लाइक कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज अपने रिव्यू जरूर दिया कीजिए, कमेंट सेशन में रिव्यू जरूर दिया कीजिए। कि अगर कोई अपडेशन करना होता है तो मैं प्लीज आप लोग को बता भी दूंगा, लेकिन रिव्यू दीजिए आप लोग का रिव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, गला बैठ गया है अब, और क्लास को यहीं पे मैं ऑफ करता हूँ। सभी लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे 3 बजे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, क्लास को यहीं पे ऑफ करता हूँ। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।